नमस्कार। नमस्कार। देश में इस समय कोरोना का जो दौर चल रहा है और कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। उस दौर में जब अच्छी खबरें आती हैं तो लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जो आपको लगातार चिंता करने वाली होती हैं, परेशान करती हैं। आपने इधर देखा होगा कि एक ही परिवार में कोरोना से 2 मौतें हो गईं। मेरठ में तो 2 जुड़वा भाई चल बसे। मैं परिवारों को जानता हूँ जहाँ पर ये हुआ कि पहले अ, एक व्यक्ति गया, उसके बाद उसका बेटा गया और भाई उसकी सेवा मतलब उससे मिलने के लिए आया, तो पता लगा वो भी चला गया। और ऐसे बहुत सारे ऐसे हुए हैं, दिल्ली में ऐसे कई कहानियाँ हैं, कई परिवार हैं ऐसे जहाँ पर बच्चे अनाथ हो गए, माँ-बाप चले गए। आखिर ये कौन-सी ऐसी बीमारी है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? मुझे नहीं लगता इस पर आज तक बहुत ज़्यादा गंभीरता से बात की गई कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ही परिवार में एक शरीर तो एक नहीं है, आप ये सोच सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक नहीं होंगी। तो ये कैसे होता है कि एक बीमारी जो इस हद तक आगे जा जाती है, जहाँ पहले आप ऑक्सीजन पे रहते हैं, फिर आईसीयू में रहते हैं, फिर वेंटिलेटर पे जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद मामला खत्म हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसको समझने की ज़रूरत मैंने समझी और मुझे लगा कि इस पर आप सभी को इस पे जोड़ा जाए और इस पूरे मसले पर करने के लिए हमारे साथ हैं सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के बहुत ही मशहूर अपने आप में मशहूर शख्सियत डॉक्टर जुगल किशोर जी। जुगल जी बहुत-बहुत आपका आभार कि आपने नवोदय टाइम्स में जाके निकाला। जैसा कि मैंने कहा कि क्या कारण है कि एक ही परिवार, एक ही पहले तो मैं उसके वैज्ञानिक कारण समझना चाहूँगा कि एक ही परिवार में 2 मौतें हो जाती हैं, एक ही बीमारी से होती हैं। ये कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ है। मान लीजिए कुछ जैसे डायबिटिक के बारे में कहा जाता है कि वो हेरिडिटरी होती है, तो ये ऐसी कैसी चीज़ है जो आदमी को एकदम से बिल्कुल उसको निचोड़ ले रही है, शरीर खत्म कर देती है? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत सारे परिवारों में इस तरह की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं और हमें इस पर बात भी करनी चाहिए कि अगर हम किसी को इसकी साइकोपैथोलॉजी के बारे में समझा दें तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आपने प्रश्न जो उठाया बहुत ही अच्छा किया। एक ये मैं बता दूं कि ये बहुत ही सटीक इसमें बहुत सटीक महसूस कर पाएगा इंसान कि हेल्थ जो है वो हमारी न केवल फिजिकल बट सोशल और मेंटल हेल्थ जो है वो तीनों का एक मिश्रण होता है। इसमें बड़े साफ से नज़र आता है कि तीनों चीज़ें कैसे मिक्स होके आ रही हैं। जब कभी भी इस तरह की पैंडेमिक होती है तो सभी को एक तरह का जो डर है, फियर है, वो होता है। अब ये आपने कहा कि एक ही परिवार में 2 की डेथ हो गई या ज़्यादा की डेथ हो गई, तो ये जो फियर होता है, ये जैसे एक डिजीज़ है वो फैमिली के अंदर रन करती है, जैसे कोविड है वो फैमिली के अंदर रन किया जैसे, क्योंकि एक व्यक्ति को परिवार में हुआ तो वो दूसरे को भी होगा, क्योंकि ये इन्फेक्शस डिजीज़ है। तो हमें बायोलॉजिकल इन्फेक्शन समझ में आता है कि एक बीमारी दूसरी बीमारी को कैसे गई। लेकिन आपने एक जिक्र किया डायबिटीज़ का, वो बड़ा अच्छा है कि हमारे कुछ अंश जो जेनेटिक मेकअप होता है वो उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन ये चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल डिजीज़ कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू और ट्रांसमिटेड टू अदर पर्सन। तो उसके भी बहुत प्रमाण हैं कि एक जब परिवार में कोई डिप्रेस्ड होता है तो परिवार का दूसरा सदस्य भी डिप्रेशन की हालत में आता है। तो कहना चाहिए ये सारी चीज़ें इन्फेक्शस है। और ये जो डेथ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डेथ भी काफ़ी हद तक इन्फेक्शस दिखती है। उसमें रीज़न ये है
कि आपका एक रिलेशनशिप डेवलप होता है जब आप फैमिली के अंदर होते हैं। वो जो रिलेशनशिप है वो कई तरह का होता है। उसमें आपकी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, एक तो आपकी साइकोलॉजिकल निर्भरता है, दूसरी आपकी फिजिकल है जैसे हस्बैंड वाइफ का है, तीसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बहुत सारी, वो एक दूसरे पर निर्भर है। हो सकता है कि आप एक चीज को पूरा करते हो, दूसरा दूसरी चीज को पूरा करता हो। अगर उसमें से एक व्यक्ति निकल जाए तो दूसरा व्यक्ति इतना लाचार और असहाय फील करता है कि वो अपने आप को जिंदा नहीं रख पाता। तो वही कारण है कि हर परिवार में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ परिवार में इतना जो रिलेशनशिप और बॉन्ड उस पे निर्भर करता है कि कुछ दूसरा व्यक्ति कितना उसको सह पाएगा, उस लॉस को सह पाएगा। अगर एक व्यक्ति डेथ हुई है तो देखा है हमने कि हस्बैंड वाइफ में ये देखा है कि विद इन एक वीक में या एक महीने के अंदर वो दोनों की डेथ हो जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा ये। वो रीजन ही है कि एक दूसरे को वो इतना रिलेशनशिप और उनका इतना डिपेंड होता है एक दूसरे पे कि वो दूसरे के जाने के बाद में अपना जीवन सार्थक नहीं महसूस करता। वो एक रीजन है। अब यहां पर पैंडेमिक जो हुई है हमारी, पैंडेमिक में इन्फेक्शन एक को हुआ, वो उसको इलाज कर रहा है, साथ में उसका एक फियर चल रहा है कि ये मेरे को भी हो सकता है या मेरे को भी है तो मेरा भी यही आउटकम होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साइकोलॉजिकली आप उसमें फंसे हुए हैं कि इसके बाद में मेरा नंबर, या ये मरा तो मैं भी मरा, उस तरह से। तो ये जो एक कंबाइंड साइकोलॉजी क्रिएट होती है बीमारी में एक परिवार के अंदर, वो एक रीजन होता है कि जब दूसरा व्यक्ति डेथ हो जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा और मैं बहुत पहले से आपको बोलता आया हूं कि कोरोना से ज्यादा लोग फियर से मर रहे हैं। आपने सुना होगा, कई बार मैंने बोला। ये फियर एक उस तरह से जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर जो पॉइजनस स्नेक है, पॉइजनस सांप होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। लेकिन कोई भी सांप अगर काटता है तो बहुत हद तक ये देखा गया है कि वो बंदा मर जाता है। तो ये एक तरीका है या एक ये साइकोलॉजी है आदमी की कि जब वो उसको लगता है कि मैं मर सकता हूं या मैं मर जाऊंगा तो वो सच में मर जाता है। तो ये एक फैक्टर मुझे लगते हैं सारे मिला के कि फियर ऑफ डेथ, मरने का डर उसको मार देता है ना। वो बीमारी से दिख रहा है कि बीमारी जो एक है, उसे लगा कि मर गया मेरा जो भाई है, मेरी माँ है, मेरा हस्बैंड है, तो उसको ऐसा लगता है मैं भी अब जाने वाला हूँ, मर जाऊंगा। तो उसका फियर उसको ये क्रिएट करता है। इसके भी फिजियोलॉजिकल कुछ पहलू हैं जो उस तरह से है कि जब फियर होता है तो एक अंदर एड्रेनलिन का रिलीज होता है। ये हमारा फिजियोलॉजिकल वो है, प्रोसेस है। और वो एड्रेनलिन इतना ज़्यादा आपका रिलीज होता है कि उसमें चांसेस हैं कि आपकी जो हार्ट है वो आपका बंद हो जाए। तो हार्ट अटैक में जो आपको दिखे होंगे कई सारे लोग, इसमें उसको हार्ट अटैक हो गया। हो सकता है कि वो हार्ट अटैक एक्चुअली फियर की वजह से हुआ, कोरोना की वजह से नहीं हुआ, लेकिन फियर की वजह से उसको हार्ट अटैक हो गया। ये भी देखा गया कि जो इसमें लीवर और किडनी, उनके ऊपर सीधा असर पड़ता है जब हमारा एड्रेनलिन बहुत ज्यादा निकलता है। तो ये सारे ऐसे रीजन है। मैं आपको सिंपल वे में बता दूं कि एड्रेनलिन जब हमारा एक हाइटेंड एंजाइटी और फियर में निकलता है तो हमारे जो हार्ट की मसल्स है उसमें कैल्शियम रिलीज हो जाता है, और जब कैल्शियम बहुत ज्यादा तादाद में होता है तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो जाते हैं, मतलब कि धड़कने लगता है दिल और डेथ हो जाती है उसकी, या हार्ट अटैक होती है। तो ये कुछ ऐसे समझने वाली चीजें जो हमें समझें, और बाकी क्या क्या इसके प्रोसेसेस होंगे हार्मोनल, बायोलॉजिकल, वो एक लंबी स्टोरी है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग से तथ्य बताए हैं। थोड़ी बहुत साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ी है और उसका छात्र रहा हूं मैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी इस तरीके के कई उदाहरण आते हैं, और जब
लोगों को ट्रीट किया जाता है तो उस तरीके से देखा जाता है उसको। लेकिन यहाँ ये बहुत जानना ज़रूरी है कि क्या बायोलॉजिकल उसके जो चेंज जो ख़ास तौर से ये जैसे अभी आपने बताया ये बहुत महत्वपूर्ण था कि एड्रेनलिन का स्राव होता है वो आपको बहुत या तो जैसे जब आप बहुत खुशी में होते तो जो उसका जो फ्लो होता है वो उसको आपको और खुशी देता है, गम होते तो गम में और उसको बढ़ा देता है और उसकी जो अंततः जब एक परिणति होती है, वो या तो बहुत खुशी में होती है या बहुत गम में होती है। तो शायद उसकी वजह एक ये भी है और जो आप पहले से भी कहते रहे हैं कि कोरोना से जो हम लोगों की कई बार बातचीत होती रही है और आप हमेशा उसको पॉज़िटिव उसमें लेते हैं, तो कोरोना से डेथ नहीं होती है जितनी कि उसके डर से लगती है और आपने उसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक साँप जो आपको कुछ नहीं कर सकता लेकिन आपके साँप के नाम से ही आपकी जान निकल जाती है और अटैक हो जाता है क्या? अच्छा ये तो एक साइकोलॉजिकल कारण है, लेकिन कई जगह मैंने देखा है, परिवारों में भी देखा है, जो उदाहरण जो मुझे देखने को मिले, 2 सगे भाई जैसे कि मेरठ के एक सगे भाई बहुत स्मार्ट थे, बच्चे थे, उनकी मौत हो गई। मैंने इधर कई परिवारों में देखा, भाई मतलब मियाँ-बीवी में अगर इस तरीके को समझ में आता है, इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है दोनों की और दोनों का दुलार-प्यार कुछ है। कई बार ऐसा देखा गया जो मैंने भाइयों का उदाहरण दिया, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो सिर्फ़ एक आपकी सेवा शुश्रूषा के लिए आए और फिर वो बीमारी उनको लग गई और वो भी जो है इस हद तक पहुँच गई कि मरना पड़ गया, मरने की कगार पे हो गए या मर गए। तो इसकी क्या वजह होती है? मतलब जहाँ आपके रिलेशनशिप एक-दूसरे के पूरक जब हो जाएँ, तब तो समझ में आता है कि हाँ भई आपको लगने लगे जो आप कह रहे थे कि अब दुनिया क्या होगी, अब ये चले गए तो उसके बाद क्या बचेगा? जब आपका एक रिलेशनशिप इस तरीके हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं भी है, ऐसे रिलेशन नहीं भी है जो मतलब आम तौर पे भाई में इंटरडिपेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं मानी जाती है, नहीं होती है। तो फिर लोग कैसे इसके चपेट में आ जाते हैं इस तरीके की कि एक को हुई, दूसरे को हुई, तीसरे को हुई, 3-3 4-4 लोग बच्चों तक में बच्चे बिल्कुल मतलब उसकी चपेट में आ जाए। इसके क्या कारण है? वैज्ञानिक कारण क्या है उसमें और? एक तो ये बात है कि ये सभी घरों में नहीं होता, कुछ ही घरों में ऐसे देखने को मिलता है, तो वो बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशंस होती है। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जैसे मैंने आपको कहा, घर के अंदर अगर इन्फेक्शन वो फैल रहा है, कोई एक विषाणु है या वायरस है, वो दूसरे व्यक्ति में भी लगा, जैसे उसने उसकी सेवा की तो दूसरे व्यक्ति को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन हुआ तो एक तो ये है कि उसकी जो हमारे डिफरेंट वेरिएंट घूम रहे हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर, समाज के अंदर, वायरस के, जो हमारा परिवार है, उस परिवार में वो एक वैसा ही वेरिएंट है। तो एक ये रीज़न हो सकता है कि जो सीवियरिटी उस वेरिएंट की है, वो जो मरने वाला है और जो उसका भाई है कोई और है, उसको भी वही वेरिएंट है, तो सीवियरिटी उसकी उस तरह की होगी क्योंकि वेरिएंट एक ही है। दूसरा ये देखा गया कि जब वो उसकी सेवा करता है तो बहुत ही ज़्यादा उसका संपर्क होता है और उसमें इन्फेक्शन बहुत आ जाता है, तो वो भी एक रीज़न होता है। और तीसरा ये है कि अगर हम किसी के पास गए और हम उसको पूरा सहयोग ना कर पाए, ये भी साइकोलॉजिकल है कि आपकी प्रेजेंस में उसकी डेथ हो जाए, तो आपको लगता है कि मैंने उसकी सेवा की और मैं, इसके दोनों पहलू हो सकते हैं कि एक बहुत रिलीफ फील करता है कि मैंने कुछ तो सेवा की, दूसरा उसको ऐसे ले लेता है कि मैं उसको नहीं कर पाया और मेरा जो जीवन है वो व्यर्थ है। तो व्यक्ति दोनों तरीके से सोचता है। तो ये जो नेगेटिव तरीके से सोचता है उसको ज़्यादा तकलीफ होती है, और जब वो इस स्ट्रेस में होता है तो इन्फेक्शन जो उसको हो गया होता है, जैसे उसको कोविड है, तो उसकी सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है और यही होता है कि वो फिर उसको क्रिटिकल होगा, वो वेंटिलेटर पे जाएगा। और ये देखा गया है कि हमारे देश में वेंटिलेटर पे अगर कोई गया या क्रिटिकल हुआ तो उसकी इतनी अच्छी
जो केयर होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाई इस पेंडेमिक के दौरान, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो डेफिनेटली उसको नहीं मिली तो उसके भाई को भी नहीं मिली। अगर उसको दवाएं देनी थी तो वो उसको भी नहीं हो पाई। एक ये भी है कि अगर आपके पास में 10 लाख रुपए है और 9 लाख रुपए आपके पहले वाले बच्चे में खत्म हो गए, आपके पास में पैसे ही नहीं बचे, तो दूसरे को आपने वो इलाज ही नहीं करवा पाए, या कहना चाहिए उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सारी सिचुएशन है जिसमें दूसरी तीसरी मौत हो सकती है ऐसे परिवारों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही कारण है जो खास तौर से देखने को हो सकते हैं, मिलते हैं। इसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि इसके वैज्ञानिक कारण उतने ज्यादा नहीं है जितने साइकोलॉजिकल हैं या भौतिक कारण है। भौतिक कारण का मतलब ये हुआ कि आप उतनी उसकी सुविधा संपन्नता नहीं रह जाती है, वो काफी कुछ पहले आदमी की सेवा शुश्रूषा में वो चीजें खत्म हो जाती हैं, चाहे अर्थ का मामला हो, चाहे और चीजें हो या हिम्मत का हो, क्योंकि दूसरे को ये लगने लगता है कि मेरे बाद अब कौन मेरी सेवा करेगा, वो तो चले गए। तो ये पूरी लड़ाई क्योंकि एक साइकोलॉजिकल हो जाती है, तो आपकी राय में ऐसी इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई को लड़ने के लिए आदमी सिर्फ हम लोग जैसे आमतौर पे कोविड पेशेंट से जब बात करते हैं तो उसको कहते हैं भाई अपना ध्यान रखना, हाँ, या ध्यान तो बेचारा रख ही रहा है अपना, जो उसके हाथ में वो तो रख ही लेता है, लेकिन एक कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कोविड पेशेंट से आप कैसे पेश आए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि और या ये दूसरा सवाल ये है कि कोविड पेशेंट के साथ अगर आप हैं तो आप कैसे अपने आप को रखें दिमागी रूप से, ये दोनों ही चीजें मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कि शायद आप बताना चाहें। एक तो ये कि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे की हेल्प करता है तो वो अपने आप को मतलब कि उससे प्रभावित हो सकता है, तो उसको एक पॉजिटिव सोच बार बार बना के रखनी है, क्योंकि वो उसमें फंस सकता है। बहुत ही रैशनल एंड लॉजिकल उसको डिसीजन लेने चाहिए। ये नहीं कि इमोशनल होकर आप अगर उसमें काम करेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो जैसे कि ये डिसीजन लेना कि हम पूरी पूंजी एक में लगा दें, ये बड़ा बहुत ही इमोशनल डिसीजन होता है कि आपको फादर का जान बचानी है, मदर भी है साथ में, और मदर भी एक तरफ पड़ी है और फादर भी एक तरफ पड़ा है, तो आप कोशिश करते हैं कि एक तरफ को ज़्यादा पैसा लगा दें, तो आपको बड़ा ही तरीके से उसको करना चाहिए। दूसरा ये समझना चाहिए कि लाइफ में पैसा आना जाना, ये जो डेथ है ये बहुत ही हमारी सच्चाई है, उसको ये मान के चलना चाहिए कि सभी को आएगी और सभी को जीवन ऐसे ही चलता है। तो जीवन जितना भी है हम उसको अगर पॉजिटिव वे में करें तो हम शायद किसी और की भलाई कर सकते हैं। तो मेरा अगर जीवन है मेरे पास में तो मैं इसकी भलाई कर पा रहा हूँ, और मैं औरों की भी भलाई कर सकता हूँ या औरों को भी हेल्प कर सकता हूँ अगर मैं जिंदा हूँ या मैं ठीक हूँ। तो वो जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है वो अपने अंदर रखना है। फिर ये है कि अपने आप के अंदर ये देखना है कि मेरे अंदर क्या क्या ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, क्या वो उस तरफ जा रहे हैं जहां पर मेरे अंदर फोबिया या मेरे अंदर कोई डिप्रेशन। क्योंकि इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें इनसाइट खराब नहीं होती, मतलब कि मैं बीमार हूं या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है ये खत्म नहीं होता, ये बड़ी अच्छी बात है, जो कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर में खत्म हो जाती है। लेकिन जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि फोबिया हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसमें पता होता है कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। कभी कभी ऐसा मौका आता है कि जब वो साइकोटिक डिसऑर्डर भी उसको सिम्टम्स होते हैं, तो ये मानना कि यस मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, उस वक्त में किसी डॉक्टर की सलाह लेना या किसी काउंसलर की सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप हाइटेंड स्टेज पर हैं कि आपको लग रहा है कि नींद नहीं आ रही है, कंटिन्यूसली आप सो नहीं पा रहे हैं, कंटिन्यूसली आप खा नहीं पा रहे हैं, अगर आपको बेचैनी सी रहती है या फिर कहना चाहिए एक जनरल फीलिंग है डिप्रेशन की और एंजाइटी की, वो आपको लग रही है कि मैं बहुत ही बेचैन हूं,
तो वो जब आदमी ये महसूस भी करता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपके अंदर डिप्रेशन आ गया है, या आपके अंदर एंजाइटी आ गई है, या आप फोबिक के एक पैनिक सिचुएशन में है। तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि हमें दूसरे की मदद लेनी है और अपने आप को संभालना है। अगर आप उसी में लगे रहे तो आप टूट सकते हैं और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आप जान भी गंवा सकते हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये कि जो हमारे साथी होते हैं, या कहना चाहिए हम सबको, जैसे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में है तो जो उसके रिश्तेदार हैं, उसके भाई बंधु हैं और दूसरे, वो उस पर नज़र रखें, लोगों के ऊपर नज़र रखें कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से, क्योंकि जब वो पैनिक में होता है कोई जो व्यक्ति जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो आपको पता रहेगा कि ये सो नहीं पा रहा है, ये किसी से बात करता है तो बहुत ही उखड़ जाता है, या ये रोता रहता है, लंबे समय तक रो रहा है, या एकदम अलूफ हो गया है, जो नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो आपको उसमें इंटरफेयर करना है, उसके अंदर जाके उसकी हेल्प करनी है, उससे बात करनी है, और आपको उसको वो देना है कि आप एक काउंसलर से बात कर लें। तो ये तरीके हैं कि जिनसे हम उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि जो अपने आप को हानि पहुंचा सकता है या मर सकता है। देखा है सुसाइड भी कर लेते हैं, या फिर कहना चाहिए उसने अपने इस हालत में पहुंच गया हो कि खाना छोड़ दिया उसने, है ना, फेनेटिक स्टेट में हो गया, तो पता नहीं किस वक्त में उसने क्या कहते हैं, जैसे उसको ऑक्सीजन लगी हुई है उसने, और वहां पर हॉस्पिटल में कोई देखने वाला तो है नहीं, तो उसने ऑक्सीजन ही उठा के फेंक दी, पता चला वो 1 आध घंटे में उसकी डेथ हो गई। ये भी पॉसिबल है, जिसका हमें अभी तक हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन हो रही है बहुत डिफिकल्ट है कहना। तो वो इतना घबराए हुआ परेशान है, कोई देखने को नहीं आ रहा तो उठा के फेंक दी, छोड़ो। और ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो अपना मास्क उठा के फेंक देते हैं कि वो इतने इस स्टेट में होते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसकी हेल्प करना जरूरी है, उसको समझना है कि इस वक्त में इसका मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक नहीं है। नेक्स्ट ये आता है कि हम इसको कैसे मैनेज करें, है ना। तो ये डॉक्टर्स का, ये काउंसलर का काम है कि वो कैसे मैनेज करेगा। बहुत तरीके हैं उसको मैनेज करने के, इसमें कॉग्निटिव थेरेपी भी है, साइकोथेरेपी भी है, इसमें मेडिटेशन भी है, जो हम डेफिनेटली समझ सकते हैं कि जब हम इसमें फिलॉसफी समझते हैं लाइफ की, तो समझ में आता है कि हमारे पर्पस यहाँ आके मरना नहीं है, बल्कि पर्पस यहाँ कुछ डिलीवर करना है। तो उसके माध्यम से व्यक्ति फिर सोचता है, उसके अंदर एक नई एनर्जी आती है। तो वो सारी चीजें फिर उसका पार्ट है जब हम उस ऐसे व्यक्ति को मैनेज कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं कि आप हमें इसमें ज्यादा आगे की ओर देखना है और आगे की ओर समझना है। एक चीज और भी हो रही है डॉक्टर साहब, बहुत अक्सर ये देखने को आ रहा है कि कोरोना से आदमी ठीक हो जाता है, घर आ जाता है, 10-15 दिन रहता है, और अक्सर सुनने को आ रहा है कि हार्ट अटैक हुआ और वो चल गए। ये जो पहले आपने बहुत हल्के से बात में एक शुरुआत में लाए थे, बाद में उसका हम विस्तार नहीं दे सके थे, क्या वजह है उसकी? क्या मतलब फिर वही डर काम आता है, या डर की वजह होता है, या कुछ और वजह होती है? इसमें भी कुछ स्टडीज ये शो कर रहे हैं कि कुछ जो हमारे कोगुलेटिव या कोगुलेशन होता है, कुछ वो भी फैक्टर मिले हैं कि उनके अंदर जो ब्लड है उसके कोगुलेशन हमारी आर्टरीज के अंदर हो जाता है, वो एक रीज़न है। दूसरा डेफिनेटली ये है कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति इस तरह की बीमारी के बाद में ये पाया गया कि वो या तो डिप्रेशन में चला जाता है, और उसके रीज़न है साफ कि आपने पूरी पूंजी उसने लगाई थी वो आपकी गई, ख़त्म हो गई। या फिर ये होता है कि आपके बहुत ही करीबी व्यक्ति चले गए, और जैसे आपकी कंडीशन होती है तो आप सुनते हैं कि वो भी चला गया, ये भी चला गया। तो आपके यार दोस्त हैं जो उस उम्र में, जैसे आप 60 प्लस हैं, तो आपके फ्रेंड भी वैसे ही होते हैं, और आप उस दौरान में जब निकल के आते हैं तो पता चलता है कि आपके कुछ अच्छे फ्रेंड निकल गए, उनकी डेथ हो गई। तो उससे वो जो साइकोलॉजिकल ग्रीफ होता है, क्रिएट होता है, तो वो भी एक क्रिएट करता है कि वो जो कोगुलेशन प्रॉब्लम प्रोसेस होते हैं
उसको एक्टिवेट कर दे। मैंने बताया कि एक तो वो बीमार है, दूसरा उसमें इस तरह का रिएक्शन हुआ, तीसरा वो है ना अगर वो उसका प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रहा है, जैसा कि डॉक्टर्स आजकल कह रहे हैं कि आप ब्लड थिनर लीजिए, है ना, आपको बड़ा सिंपल इकोस्प्रिन है वो आप खाते रहिए, या फिर और अपने पूरा ध्यान रखिए। तो ये सब चीज़ें जो हमारे को पोस्ट कोविड कंडीशन में ध्यान रखनी है, अपना पूरा ख्याल रखना है, अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करते रहना है, तो हम उसमें उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो डेफिनेटली ऐसा देखा गया है कि कुछ जैसे आप कई दिनों तक, कहना चाहिए 20-25 दिन तक अगर आप किसी बेड के ऊपर लेटे हुए, तो ये बहुत कॉमनली मिलता है कि हमारी जो नसों के अंदर खून जम जाता है और उसका एक फिर एम्बोलिज्म बन जाता है छोटा सा, वो एम्बोलिज्म हार्ट में जाके अटक जाता है या हमारी पल्मोनरी जो लंग्स है उसमें अटक जाता है और उसकी डेथ हो जाती है या स्ट्रोक हो जाएगा उसके अंदर। तो जो एक इमोबिलिटी की वजह से कि आप बिल्कुल इमोबलाइज हैं और इमोबलाइज के बाद में घर आए और घर आके आप 10-15 दिन तक बेड में रहे और आपने चलना शुरू किया, तो वो जो इम्बोलिज्म बना वो हिला और हिलने के बाद में वो ऐसी जगह पर चला गया जहां आपकी डेथ हो सकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से देखने को मिलता है कि आपको पोस्ट कोविड कंडीशन में इस तरह से डेथ होती है लोगों की। तय बात है कि पोस्ट कोविड कंडीशन में आपको ज्यादा सावधानी रखनी होती है। एक मेरे ख्याल से आम आदमी का सवाल है और इसको जो मैंने पहले भी पूछा तो शायद उसका वो नहीं दे पाए। एक कोविड पेशेंट से सामान्य आदमी बात कैसे करे? मैं किसी कोविड, मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, तो मैं उससे क्या बात करूं? हाल ठीक है और कैसे हो, अपना ध्यान रखना, या उसको चीयर अप करने के लिए कुछ आप करना क्या चाहिए? चुटकुले सुनाएं, कुछ और करें क्या? आप ऐसे डॉक्टर जो पूरी जिंदगी जिनकी इसी चीजों में निकल गई है, क्या सलाह देना चाहेंगे? इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, ईच वन हैज डिफरेंट मेंटल मेकअप कि वो किस तरह का रिएक्शन चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आप उसके दोस्त हैं तो ये देखा गया कि आप उससे नॉर्मल जो रूटीन में बातें करते हैं, आप उस रूटीन की बातें करें, आप उससे ज्यादा ना करें। मतलब कि उसको जो प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में ना करके रूटीन में जो चीजें आप होती रही हैं उसके बारे में अगर बात करेंगे तो ही फील रिलैक्स। जनरल जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात करना चाहिए। हमारे को बिल्कुल जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उसके बारे में, ना कि उसको फोकस करें कि आपकी क्या इश्यूज है, प्रॉब्लम क्या है। वो बीमारी तो वो खुद ही सोच रहा है बार बार, वो जब तक कि वो खुद अपने आप ना करे तब तक आप उस पर उसको ना कुरे दें, क्योंकि वो पूरे टाइम उसी के बारे में सोचता रहता है। तो हमें चाहिए कि एक वेंटिलेशन, उस वेंटिलेशन में आप बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं कि आप उसको उससे दूर ले आएं और तब वो बहुत अच्छा महसूस करता है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई आपका शेयर में किसी साथी का इंटरेस्ट है और वो फंस गया इस बीमारी के चक्कर में, तो आप उससे शेयर की बातें करें। अगर किसी को करंट इश्यू पे बात करना पसंद है और उस पे वो ज्यादा चिंता करता है तो उस पर बात कर ले। तो जो बातें उसके मन को भाती है या जिसमें वो इन्वॉल्व रहता है वो बातें की जाए, ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि यार अपना सिर्फ ध्यान रखना, बुरा हाल है, फलां की मौत हो गई है, फलां का ये हो गया। तो वो उस दुनिया में उसको कृपया मत ले जाएं जहां वो खुद भुगत रहा है, वो आपसे ज्यादा जानता है। इसलिए आप उससे वैसे ही बातें करें जो उसको अच्छी लगती हैं। अगर उसको एक्टिंग की बातें अच्छी लगती हैं तो आजकल के वर्तमान अभिनेताओं अभिनेत्रियों के बारे में बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुगल किशोर आपका। आपने बहुत काम की बातें बताई और उम्मीद है कि इससे हमारे दर्शकों को भी काफी कुछ समझ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार। नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी से बातचीत करने के लिए।